फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है शिक्षा शास्त्र के मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, इसमें हम क्या चर्चा करने वाले हैं? इसमें चर्चा करने वाले हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या रहा है या उसकी विषय सामग्री क्या है, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो हमने जो इसको 3 भागों में बांटा था, आ, बा और सा। तो हमने आ वाला जो है इसमें से 9 पॉइंट, करीब 8 पॉइंट हमने कवर कर लिया है। क्या है? शिक्षार्थी से संबंधित विषय सामग्री में हमने करीब 8 पॉइंट कवर कर लिए हैं, जिनको हम एक सरसरी नज़र में देखते हुए चलते हैं। जैसे पहला यहाँ पे हमने देखा था बालक की विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। बालक की जो मानसिक क्रियाएं अलग अलग होती हैं, जैसे संवेदना, कल्पना, विचार, ध्यान, इनका हम क्या करते हैं? इसका भी अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था बालक की विभिन्न संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन, मतलब जैसे उसको डर आ जाता है, क्रोध आ जाता है या काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाता है, इसके बाद इसका भी अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने देखा था बालक की विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन। बालक की जो विभिन्न शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे ग्राहक है, स्नायु मंडल है, इनके बारे में भी हमने जान लिया था। ठीक है। बात करें, चौथा देख रहे थे वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन। वंशानुक्रम मतलब हुआ कि जैसे माता पिता की कोई आदत बच्चे के अंदर आ जाती है, तो क्या वंशानुक्रम ज़्यादा प्रभावी होता है या जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, तो इसके बारे में भी हमने देख लिया था। 5वां नंबर पॉइंट था विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बालक जो है कई अवस्थाओं में डेवलप करता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, इसके बारे में भी हमने जान लिया था। 6ठा नंबर पॉइंट है बालक के विभिन्न पहलुओं का विकास का अध्ययन। जो बालक के विभिन्न पहलुओं के विकास होते हैं, जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, इनके बारे में भी हमने देख ही लिया था। ठीक है। 7वां नंबर पॉइंट हमने देखा थकान, रुचि एवं अरुचि का अध्ययन। मतलब बालक को कब थकान लग जाती है, किसमें रुचि है, कब रुचि बालक की हट जाती है, कब तक रुचि बनी रहती है, इसके बारे में भी अध्ययन कर लिया था। 8वां नंबर प्रेरणाओं एवं मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। इसमें हमने देख लिया था कि बालक की जो है किससे प्रेरणा ले रहा है या मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, हम इसका भी अध्ययन किसके अंतर्गत ही करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है। 9वां नंबर पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 9वां नंबर पॉइंट दिया है अपराधी बालकों का अध्ययन। अपराधी बालकों का अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। माता पिता एवं शिक्षकों की लापरवाही के कारण बहुत से बालक नाना प्रकार के अपराध करने लगते हैं। मतलब जब कहीं कहीं पे आप देखते होंगे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता की लापरवाही के कारण या शिक्षक ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे बालक छोटा छोटा अपराध करना स्टार्ट करते हैं और उन्हीं में उनका मन बढ़ जाता है, फिर वो बड़े बड़े अपराध करने लगते हैं। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में इन बालकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इस अध्ययन में बाल अपराध के कारण जानने का प्रयास किया जाता है। मतलब बालक जो है वो छोटे उम्र से ही अपराध क्यों करने लगता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं और किस तरह से इन अपराधी बालकों का सुधार किया जा सकता है, इनको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। तो किसके अंतर्गत? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इसके लिए उपायों की खोज भी की जाती है। जब हमें कारण पता चल जाता है तो हम इसी के अंतर्गत क्या करते हैं? उसके उपाय भी ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। 10वां नंबर पॉइंट आपका है मानसिक रोगग्रस्त या असाधारण बालकों का अध्ययन। जैसे कुछ बालक ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से रोगग्रस्त होते हैं, उनका दिमाग स्लो काम करता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, सर पे चोट लग जाना या कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिससे बालक कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, तो ना उनकी बुद्धि बढ़ पाती है और ना उनका शरीर बढ़ पाता है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं असाधारण बालक। जैसे कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनका जो अलग ही लेवल पर काम करते हैं, जिनको हम जीनियस कहते हैं, या कुछ बालक ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि के होते हैं और कुछ बालक सामान्य बुद्धि के होते हैं। तो सामान्य बुद्धि को छोड़ दिया जाए तो विशिष्ट और जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, इनका भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत ही करते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है। बहुत से बालक मानसिक संघर्ष होने एवं भावना ग्रंथियों के निर्मित हो जाने के कारण नाना प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार हो जाते हैं। फलस्वरूप वे असाधारण व्यवहार करने लगते हैं। मतलब कह रहे हैं कि बहुत से बालक जो मानसिक संघर्ष होने के कारण काफ़ी ज़्यादा उनके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, तथा कह रहे हैं भावना ग्रंथियों के निर्मित हो जाने से, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे भावुक होने लगते हैं। ठीक है। तो उनके हो जाने के कारण
वो क्या हो जाते हैं, मानसिक रोग का शिकार भी हो जाते हैं। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो मानसिक रोग में आ जाते हैं, ठीक है। फलस्वरूप वे असाधारण व्यवहार, मतलब एक नॉर्मल बच्चे की अपेक्षा अलग व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में इन मानसिक रोगग्रस्त अथवा असाधारण बालकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। 11वां नंबर पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अध्ययन का विशेष महत्व है। इसके अध्ययन से ही मानसिक रोगग्रस्त बालकों का उपचार किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं, इसका अध्ययन जब तक हम नहीं कर लेंगे तब तक उनका उपचार भी हम नहीं ढूंढ पाएंगे जो मानसिक रोगग्रस्त बालक हैं, ठीक है। बात करें एवं इस बात का प्रयास किया जाता है कि बालक किस प्रकार से मानसिक रोगों का शिकार ना हो। पहले हम ये कोशिश करते हैं कि जो हो गए उनकी बात तो छोड़ दिया जाए, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं कहीं वो मानसिक रोग के शिकार तो नहीं हो जा रहे हैं। साथ ही साथ बालक के मन को स्वस्थ रखने के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। मतलब जैसे बालक को अगर स्वस्थ रखना है आपको, तो उनके लिए उस उपयुक्त वातावरण, मतलब उनके ऊपर फोर्स ज़्यादा नहीं किया जाएगा कि तुम ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, तो उनके लिए एक साधारण वातावरण तैयार किया जाता है जिससे वो नॉर्मल बिहेव कर सकें, ठीक है। देखते हैं 12वां नंबर पॉइंट और विद्यार्थी से संबंधित विषय सामग्री का आखिरी पॉइंट है। इसमें क्या है, अचेतन मन एवं उसकी क्रियाओं का अध्ययन। अचेतन मन ये होता है कि जैसे आप अभी चेतना में हैं, जैसे होश बेहोश आपने सुना होगा, होश में बात कर रहे हो या बेहोशी है, तो अचेतन का मतलब होता है बेहोशी, ठीक है। जब आदमी होश में नहीं रहता है तो उसी को कहते हैं अचेतन। उसमें जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन भी हम करते हैं किसके अंतर्गत, तो शिक्षा मनोविज्ञान के, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार को समझने के लिए उसके अचेतन मन एवं उसकी क्रियाओं का अध्ययन से पता लगाया जाता है कि बालक कौन कौन सी इच्छाएं, आवश्यकताएं एवं भावनाओं का दमन हुआ है। अचेतन मन की मतलब आप समझ सकते हैं, एक तो हिप्नोटाइज किया जाता है, दूसरा बालक जब सोता है, तीसरा बेहोश वाला डायरेक्ट मामला है। तो इसमें हम पता लगाते हैं कि उसकी कौन कौन सी आवश्यकताएं थी, कौन कौन सी इच्छाएं थी, कौन कौन सी भावनाएं थी जिनको वहीं पे दबा दिया गया, वो उभरने नहीं पाई हैं, ठीक है। इन बातों का पता लगने से बालक के व्यवहार का कारण अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तो जब ये कारण पता चल जाते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि बालक इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट था, हमने विषय सामग्री का पहला पार्ट देख लिया, विद्यार्थी से संबंधित विषय सामग्री। अब दूसरा देखते हैं, शिक्षा की समस्याओं से संबंधित विषय सामग्री भी हम करते हैं, बांटते हैं किसको, शिक्षा मनोविज्ञान को, ठीक है। तो पहला विद्यार्थी से संबंधित और दूसरा शिक्षा की समस्याओं से संबंधित। इसमें भी कुछ पॉइंट आपके दिए गए हैं, जैसे पहला यहाँ पे देख सकते हैं, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन, ठीक है। क्या किस प्रकार से बालक को सिखाया जाए या किस प्रकार से बालक सीखे, उसका अध्ययन भी यहाँ पे करवाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। बालक किस प्रकार सीखते हैं, ठीक है, उनको किस विधि से सिखाना चाहिए, सीखने के प्रकार का क्या तात्पर्य है, शिक्षा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, आदि चीज़ों से संबंधित में सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वास्तव में अगर ठीक से देखा जाए तो संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान सीखने की ही क्रिया का अवलंबित है। मतलब कह रहे हैं, अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली ये देख सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये टोटल सीखने की प्रक्रिया पर ही आधारित है, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। मतलब हमें किस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्मित करना चाहिए जिससे बालक अच्छे से डेवलप कर पाए, ठीक है। जैसे वर्तमान काल में पाठ्यक्रम के निर्माण से संबंधित में भी विचार करना शिक्षा मनोविज्ञान का विषय बन गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है किस तरह पाठ्यक्रम तैयार किया जाए कि बालक उसे सरलता से ग्रहण कर सके एवं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ये भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, किसके अंतर्गत, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही रखा जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है, अध्यापन विधियों का अध्ययन। अध्यापन विधियों के अध्ययन के अंदर क्या पढ़ते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान में अध्यापन विधियों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो यह बता सकता है कि अध्ययन विधि किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि बालक अच्छी तरह से ज्ञानार्जन करने लगे, जिससे समय और धन की बचत हो सके, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं,
चौथा नंबर पॉइंट आपका दिया है अनुशासन अथवा विनय संबंधित समस्याओं का अध्ययन। मतलब हमें बालक के ऊपर कितना अनुशासन रखना चाहिए, उसके विनय संबंधित कितने समस्याएं जो आती हैं उनका भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि शिक्षा के द्वारा बालकों में अनुशासन अथवा विनय की भावना उत्पन्न की जाती है। मतलब कह रहे हैं शिक्षा के द्वारा हम बालक के अंतर्गत अनुशासन अथवा विनय, मतलब किसी चीज़ से अगर किसी चीज़ को पाना है तो उसके लिए आपको विनय करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी और आपको एक अनुशासन में रह करके शिक्षा ग्रहण करनी होगी। इसका भी अध्ययन हम करते हैं किसके अंतर्गत, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के से सहायता प्राप्त की जाती है। इसके लिए किससे शिक्षा सहायता प्रदान की जाती है, तो शिक्षा मनोविज्ञान से सहायता प्राप्त की जाती है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के अनुशासन अथवा विनय संबंधित समस्याओं के संबंध में विचार किया जाता है। ठीक है, पांचवा नंबर पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मनोवैज्ञानिक प्रयोग संबंधित अध्ययन। मनोवैज्ञानिक प्रयोग कुछ ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित भी हम अध्ययन करते हैं, तो किसके अंतर्गत, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, बात करें शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के प्रयोग का भी उपयोग किया जाता है। मतलब कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मनोविज्ञान का भी प्रयोग करते हैं। बालकों के सीखने, स्मृति, ध्यान, सहचार्य, थकान आदि का प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कह रहे हैं जिससे बालक की शक्ति एवं योग्यता का पता चलता है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पर कि बालक कितने स्पीड में सीख पा रहा है, कितनी देर तक किसी चीज़ को याद रख पा रहा है, कितना उसका ध्यान केंद्रित है, कितनी देर तक वो पढ़ पा रहा है, उसको थकान कब आती है, कितना देर तक वो किसी चीज़ को कनेक्ट कर पा रहा है, जिससे बालक की शक्ति और योग्यता का भी हमें पता चलता है कि बालक के अंतर्गत कितनी शक्तियाँ हैं और उसकी योग्यताएँ क्या क्या हैं। ठीक है, इन्हीं प्रयोग के आधार पर बालक की शिक्षा व्यवस्था पर विचार किया जाता है। मतलब कह रहे हैं इन्हीं प्रयोगों के आधार पर हम क्या करते हैं, बालक की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये भी देखते हैं और उस पर विचार भी करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया बालक संबंधित शिक्षा सामग्री, बालक के संबंधित विषय सामग्री। दूसरा है क्या बोलते हैं, शिक्षा संबंधित विषय सामग्री। और तीसरा नंबर है शिक्षा से संबंधित विषय सामग्री का अध्ययन। शिक्षक से संबंधित क्या है यहाँ पे, शिक्षक से संबंधित विषय सामग्री का अध्ययन। अभी आप लोग हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज़ आप लोगों के पास आ रही होगी क्योंकि बगल में ही आज मंगलवार है तो हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ होने वाला है और यहाँ पे वही आवाज़ें आ रही हैं, तो आप उससे बिल्कुल भी घबराइएगा मत। ठीक है, मतलब घबराना क्या है, अगर डिस्टर्बेंस हो रही हो तो थोड़ा एडजस्टमेंट कीजिएगा क्योंकि आपका वीडियो थोड़ा सा इतना ही बचा है और इसको समाप्त हम यहीं पे भी करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं तीसरा नंबर क्या है, शिक्षक से संबंधित विषय सामग्री का अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक सिखाने की परिस्थिति को उत्पन्न करने और उन्हें व्यवस्थित करने में विशेष रूप से सहायक होते हैं। मतलब कह रहे हैं अगर कोई बालक सीखना चाहता है तो उसमें जो शिक्षक होता है वो सीखने की परिस्थिति क्या करता है, उत्पन्न करता है और उन्हें व्यवस्थित रूप से विशेष रूप से सहायता भी क्या करता है, प्रदान करवाता है। कौन करवाता है, तो शिक्षक करवाता है। इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, सीखने की परिस्थिति में शिक्षक स्वयं एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब कह रहे हैं सीखने की अगर परिस्थिति में देखें तो शिक्षक एक स्वयं एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, अतः शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षक के व्यक्तित्व, उसकी विशेषता एवं उसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य आदि का ध्यान किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षक के व्यक्तित्व, मतलब उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है, उसकी विशेषताएं कैसी हैं, उसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सही है कि नहीं सही है। क्योंकि जो बालक अपने टीचर से कोई चीज़ ग्रहण कर रहा है तो वो उन्हीं को अपना क्या मानेगा, आदर्श मानेगा और उन्हीं के तरह अपना व्यवहार करना स्टार्ट कर देगा। अगर टीचर गंदा शब्द थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, अगर टीचर गलत है तो बच्चा गलत व्यवहार करने लगेगा और टीचर एक परफेक्ट है तो बच्चा जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र से
के संबंध में निष्कर्ष के रूप में स्कीनर के शब्दों में यह कहा जा सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान एवं विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया को भली प्रकार से समझने एवं अधिक कुशलता से निर्देशन करने के लिए आवश्यक है। इस शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के संबंध में जो आपके स्कीनर महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वो सारे ज्ञान आ जाते हैं, वो सारी विधियां आ जाती हैं जो सीखने की प्रक्रिया को भली प्रकार से समझने एवं अधिक कुशलता से निर्देश मतलब उनको संचालित करने में आवश्यक है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।